नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तारीख 18 सितंबर 2002, जगह पोर्तुगल, लिस्बन। भारत के समय के अनुसार करीबन करीबन शाम के 8 बजे का समय हो रहा था। लिस्बन में एक बहुत फेमस नदी है जिसका नाम है टेजो। टेजो नदी पे अगर आप कभी जाओगे तो आपको वहां पे टूरिस्ट का आना जाना दिखता रहेगा। लोग फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, प्रेम प्रसंग आगे बढ़ रहे होते हैं। कोई एक बॉलीवुड फिल्म, अगर कोई रोमांटिक सीन अगर आप इमेजिन करना चाहो, विजुअलाइज करना चाहो, तो बिल्कुल उसी तरीके का माहौल आपको प्रतीत होगा अगर आप टेजो नदी पर जाते हो तो। पर 18 तारीख को ये सिनारियो चेंज होने वाला था, क्योंकि जो जगह जनरली रोमांटिक लगती थी वो उस दिन एक क्राइम सीन की तरह दिखने वाली थी। उसका कारण ये था कि 18 सितंबर की शाम को एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी नॉर्मल स्पीड से नदी के पास चल रही थी कि अचानक से पोर्तुगल पुलिस का गाड़ियों का एक जखीरा जो है उस गाड़ी के पीछे चलना शुरू करता है और सायरन बजाना शुरू करता है। अब ये गाड़ी का जो ड्राइवर था उसको ये रियलाइज होता है कि ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसे ही चेज कर रही हैं। तो वो गाड़ी के एक्सीलरेटर पे पांव डालता है और गाड़ी की स्पीड को तेज करता है। वो किनारा उस रोज एक क्राइम मूवी की तरह प्रतीत होने वाला था। बिल्कुल उसी तरीके का सिनारियो था। एक गाड़ी भाग रही है, पुलिस की गाड़ी उसे चेज कर रही है और ये चेजिंग कई किलोमीटर तक चली। कुछ किलोमीटर आगे भागने के पश्चात ये गाड़ी अचानक से बैलेंस खोती है और एक कर्ब से, यानी फुटपाथ का जो एरिया होता है, उससे टकराती है और टकरा के वहां पर रुक जाती है। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे रुकती हैं। पुलिस वाले गाड़ी के बाहर निकलते हैं और हाबड़ ताबड़ में, यानी कि जल्दीबाजी में जाकर उस ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं। इमीडिएटली उस गाड़ी का जो ड्राइवर था उसके हाथ पे हथकड़ी डाल दी जाती है। उस रोज पोर्तुगल पुलिस के द्वारा जो इंसान अरेस्ट किया गया था वो और कोई नहीं, वो इंसान था अबू सलेम। डॉक्यूमेंट्स चेक करे गए तो नाम पाया गया अरसलान मोहसिन अली और पता भी एक ही था। कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे, अलग अलग, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड स्टफ लाइक दैट, जहां पे अरसलान मोहसिन इस इंसान का नाम जो है वो डॉक्यूमेंटेड था। पर वो इंसान जो पकड़ा गया था वो एक्चुअल में था अबू सलेम। सारे के सारे पासपोर्ट और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। अबू सलेम, अबू सलेम यानी कि अबू सलेम अब्दुल कयूम अंसारी, ये इसका पूरा नाम है। एक कुख्यात अपराधी, टेररिस्ट, एक वांटेड इंसान। भारत की जो टॉप 20 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट है उसके अंदर इसका नाम भी था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में इसका नाम, कई फिरौतियों में इसका नाम, कई हत्याओं में इसका नाम। फिल्म प्रोड्यूसर, म्यूजिक मोगुल जिसका नाम गुलशन कुमार का नाम आप जानते हैं, उसकी हत्या का आरोप इसके ऊपर। और यहां तक कि अपने जमाने के सुपरस्टार रह चुके राजेश खन्ना के ऊपर भी इस इंसान ने गोलियां चलवाई थी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पोर्तुगल पुलिस जो है अबू सलेम के लोकल एड्रेस पर पहुंचती है। वो लोकल एड्रेस था लिस्बन का 284 रुआ दा पाल्मा अपार्टमेंट, मार्टिन मोनिस। पुलिस पूरी फोर्स के साथ और पूरे कवर के साथ बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है और उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। अचानक से उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से एक महिला नीचे उतरते हुए आ रही है। महिला ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उसके ठहाकों की आवाज से सारे के सारे फ्लोर जो है गूंज रहे थे। उसके साथ एक युवक भी उतर रहा था और वो महिला उसके उसके द्वारा किए गए मजाक, जोक के ऊपर ठहाके लगा रही थी। वो लगातार जोक मारता जा रहा था। 2-3 मिनट इस चीज को ऑब्जर्व किया गया व्हाइल शी वाज गेटिंग डाउन। वो लगातार जोक मारता गया और ये महिला जो है लगातार उस पर ठहाके लगाती गई। तभी पुलिस की टीम एक्शन में आती है और इमीडिएटली उस महिला के ऊपर बंदूक तान देती है। बंदूक तानते हुए उसे ऊपर जाने का इशारा करती है और हंसी जो है अचानक से इस महिला की थम जाती है। वो कुछ समझ पाती है इसके पहले उसे हथकड़ी लगा दी जाती है। उस अपार्टमेंट पे उसे लेके जाया जाता है। उस युवक को भी अरेस्ट किया जाता है और फिर उस अपार्टमेंट की तलाशी पुलिस के द्वारा शुरू करी जाती है। तलाशी में उस महिला के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें उसका नाम बताया गया सना मलिक कमाल। ये पूरा का पूरा फिल्मी सीन था और ये जिस तरीके से घटित हुआ था वो आपको नॉर्मली बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देता है। फर्क इतना सा था यहाँ पे लेकिन कि जो महिला अरेस्ट हुई थी ये एक्चुअली में एक बॉलीवुड स्टार थी और अ फेल्ड एक्ट्रेस थी जिसका नाम था मोनिका बेदी। अबू सलेम और मोनिका बेदी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही भारत के अंदर चारों तरफ कोहराम समझ जाता है और मीडिया पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा अरेस्ट था जिसकी गूंज पूरे देश में फैलने वाली थी। ये एक ऐसा अरेस्ट था जिसकी तैयारी और जिसकी प्रोग्रामिंग, जिसकी प्लानिंग सिर्फ भारत ने नहीं, पोर्तुगल ने और यहाँ तक कि एफबीआई ने, इंटरपोल ने मिलकर करी थी। लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार बॉलीवुड की एक महिला, बॉलीवुड की एक एक्टर के बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन हो सकते हैं। ये आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं, और किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेले जाते हैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोनों ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर पोर्तुगल में घुसना, अलग अलग विदेशों में जाना और
जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके अपनी आइडेंटिटी को गलत बताना, ये सारे के सारे आरोप जो हैं इनके ऊपर लगाए जाते हैं पोर्तुगल के अंदर। अबू सलेम पर और भी कई गंभीर आरोप लगे हुए थे। 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और वो जग जाहिर बात है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भारत से और स्पेसिफिकली मुंबई से ताल्लुक रखता हो और उस इंसान को अबू सलेम का नाम ना पता हो। भारत की पुलिस उसे काफी लंबे अरसे से तलाश कर रही थी। जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की छानबीन हो रही थी तो उस समय जांच में ये आया था कि इसकी एक बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस के साथ संबंध है, पर नाम कभी भी उस समय सामने नहीं आया था। और नाम जब तक सामने आया कि वो महिला और कोई नहीं मोनिका बेदी है, तब तक मोनिका बेदी भारत छोड़कर भाग चुकी थी। अब चूंकि भारत छोड़कर भाग चुकी थी तो भारत कुछ कर नहीं सकता था, उसे अरेस्ट कर नहीं सकता था। अदरवाइज अगर पहले पता चला होता तो शायद मोनिका बेदी पहले ही अरेस्ट हो चुकी होती। अब आप कहोगे कि आखिरकार सिर्फ किसी से प्यार करने के चक्कर में या किसी से संबंध बनाने के चक्कर में किसी को अरेस्ट कैसे किया जा सकता है? क्योंकि अगर क्राइटेरिया सिर्फ वही होता तो फिर जैकलिन फर्नांडिस को भी सुकेश चंद्रशेखर के साथ जेल में होना चाहिए था। पर ये प्रेम कहानी उस प्रेम कहानी से बिल्कुल अलग है। ये भारत का वो डॉन था जिसके पीछे 3 मुल्कों की पुलिस जो है, 3 मुल्कों की जांच एजेंसियां जो है वो लगी हुई थी और 2 देशों को इसने ऑलरेडी चकमा दे दिया था। पर फिर भी ये इंसान पकड़ा कैसे गया? पोर्तुगल पुलिस को डॉक्यूमेंट्स जो मिले अबू सलेम के घर से, उसके और मोनिका बेदी से रिलेटेड, अबू सलेम कई बारी अपनी पहचान बदल चुका था, कई बारी नाम बदल के रह चुका था। कभी उसने अपना नाम रखा था रमील कमाल मलिक, कभी दानिश बेग, कभी अखिल अहमद आजमी और कभी उसने अपना नाम रमेश कुमार भी रखा था। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के साथ इसके बहुत गहरे संबंध रहे थे, पर उस कहानी पे आगे पढ़ूं मैं उसके पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि कहां से ये इंसान निकला और कहां पे पहुंचा। अबू सलीम बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश से 80 के दशक में ये मुंबई आया था और अंधेरी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप हुआ करती थी, वहाँ पे इसने नौकरी करनी शुरू करी थी। वहाँ से इसकी मुंबई की जर्नी जो है वो एक्चुअली में उसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश से आया हुआ यह इंसान सपने बहुत बड़े बड़े देखता था, पर वाइट कॉलर जॉब में नहीं, आतंक के फील्ड में, गुंडागर्दी के फील्ड में। और यही वो कारण है कि दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन में आता है, बहुत जल्दी उसकी टीम का एक लीडर बन जाता है। 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने किया। दाऊद इब्राहिम के लिए फिरौती करना, मर्डर करना इसने शुरू कर दिया था। आपने संजय दत्त का नाम सुना होगा। संजय दत्त के पास जो असला पाया गया था, जो बंदूकें पाई गई थी, उसको भी अबू सलीम ने ही प्रोवाइड किया था। इन केस आप संजय दत्त की पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक संजय दत्त के ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, जहाँ पे किस तरीके से उसके आतंकवादियों के साथ कनेक्शन रहे हैं और किस तरीके से जुडिशियल सिस्टम को उसने बेवकूफ़ बनाया है, उसका पूरा चिट्ठा जो है मैंने उस वीडियो में खोल रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के पश्चात। 1993 के जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसकी वजह से दाऊद इब्राहिम और ये अबू सलीम वगैरह सारे के सारे हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए थे और दुबई में बैठ के सारा का सारा काम कर रहे थे। 90 का ये वो दशक था जिसमें दाऊद इब्राहिम गैंग को छोटा राजन की गैंग से काफी टक्कर मिल रही थी। छोटा राजन के गैंग के लोग अक्सर दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों को मौत की घाट उतार देते थे, पुलिस वाले एनकाउंटर कर देते थे और दाऊद इब्राहिम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि छोटा राजन को कैसे टैकल किया जाए। तो इसी दौरान अबू सलीम जो है स्टेप अप करता है। वो दाऊद इब्राहिम को अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताता है जिसके माध्यम से छोटा राजन को टारगेट किया जा सकता था। वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी होती है और यही वो वजह है कि दाऊद इब्राहिम अबू सलीम को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगा था और मुंबई से, बॉलीवुड से फिरौती लेने की सारी जिम्मेदारी जो है वो अबू सलीम को सौंप दी गई थी। पर अक्सर आपने ये कहावत सुनी होगी कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। आतंकवादी और टेररिस्ट और गुंडे उसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि कुत्ते ज़्यादा वफादार होते हैं, बट जो चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। यही अबू सलीम के साथ हुआ। जिम्मेदारी मिलने का जो भूत उसके ऊपर सवार था, उसके अंदर उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं आया, और वो था 1997 में गुलशन कुमार की मौत। दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड से फिरौती लेता था और ये कहा जाता था कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमारे आदमी हो एंड ऑल दोस थिंग्स। पर दाऊद इब्राहिम की मर्जी के बगैर, उससे परमिशन लिए बगैर 1997 में अबू सलीम ने गुलशन कुमार की हत्या करवा दी। इस चीज से दाऊद इब्राहिम बहुत ज्यादा नाराज था। आपको ये भी बता दूं, इन केस यू डू नॉट नो, कि ये वही समय है गुलशन कुमार की हत्या के आसपास का जब राकेश रोशन के ऊपर भी हमला करवाया गया, राजीव राय के ऊपर गोली चलवाई गई और मुकेश दुग्गल नाम के एक और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिनकी हत्या करवाई गई। अब डी कंपनी अबू सलीम के इस एक तरफा डिसीजन से जो है परेशान हो रही थी, लेकिन इसका फायदा अबू सलीम को ये हो रहा था कि जो लोग पैसा देने से मना कर रहे थे उन्होंने फटाफट से पैसा देना शुरू कर दिया था।
स्पेसिफिकली गुलशन कुमार की मौत के पश्चात ये कहा जाता है कि उस समय के आसपास में अबू सलेम ने 12 करोड़ रुपए की फिरौती जो है वसूल करी थी, क्योंकि जो भी पैसा लोग देने से मना कर रहे थे उन्होंने इवेंचुअली डिसाइड किया कि अगर जिंदा रहना है तो पैसा तो देना पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम अबू सलेम से नाराज, छोटा राजन अबू सलीम से परेशान। दोनों के दोनों गैंग जो है अबू सलेम को मारने की कोशिश कर रहे थे और अबू सलीम जो है छुपा छुपा फिर रहा था। अब ये वो समय है जब मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड के ऊपर थोड़ी नकेल कस रही थी, उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रही थी, उनकी जासूसी कर रही थी, एनकाउंटर चल रहे थे एंड ऑल दो स्टफ। तो कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर अक्सर जो है कॉन्वर्सेशंस आते थे और जिसमें ये कहा जाता था चिकना यहाँ है, चिकना वहाँ है, चिकना कब मारा जाएगा। लोगों के अंदर और पुलिस के अंदर एक धारणा थी कि ये चिकना आखिरकार है कौन। उसका आंसर ये निकाला गया और ये अज्यूम किया गया कि चूंकि राकेश रोशन के ऋतिक गोली चलाई गई थी और उन्होंने फिर भी पैसा देने से मना कर दिया था, हालांकि पैसा दिया होगा आई एम वेरी श्योर, पर पैसा देने से एलिजिडली मना कर दिया था, तो चिकना जो है ऋतिक रोशन है और ऋतिक रोशन को मारने की प्लानिंग करी जा रही है राकेश रोशन को सबक सिखाने के लिए। अंडरवर्ल्ड के लोग जो है बॉलीवुड के लोगों को बेसिकली कोड वर्ड्स दिया करते थे ताकि अगर कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी हो तो पुलिस को ये ना पता चल सके कि किसके बारे में बात हो रही है। अब चक्कर ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे विवेक अग्रवाल, अगेन मैंने उनके एक पहले भी एक वीडियो में उनका रेफरेंस दिया है, उन्होंने मीडिया को बताया कि सिंस ही वॉज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उनके पास सारी की सारी खबरें आ रही थी और वो इस चीज़ से परेशान थे कि जब चिकना के बारे में बातें हो रही थी, यानी एलिजिडली ऋतिक रोशन के बारे में कि चिकना यहाँ है, चिकना वहाँ है, तो एक बार ये कहा गया कि चिकना डेनमार्क में है। अब चिकना डेनमार्क में है, जैसे ही ये कॉन्वर्सेशन सामने आया तब ये लोगों को पता चला कि यार ये तो ऋतिक रोशन की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि ऋतिक रोशन उस समय डेनमार्क में नहीं मुंबई में शूटिंग कर रहा था। और सूत्रों से फिर ये पता चला कि उस समय डेनमार्क में जो कुख्यात इंसान मौजूद था उसका नाम था अबू सलेम। तो चिकना बेसिकली ऋतिक रोशन का नहीं अबू सलेम का कोडवर्ड था जिसका इस्तेमाल कर रही थी डी कंपनी और छोटा राजन, ताकि पुलिस को ये ना पता चल सके कि किसको मारने की तैयारी करी जा रही है। भारतीय पुलिस ऑलरेडी अबू सलेम को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर चुकी थी। इसके अलावा पोर्तुगल की पुलिस और अमेरिकन एफबीआई जो है इसकी मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखी हुई थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये इंसान लंदन जा चुका था, दुबई जा चुका था, सिंगापुर जा चुका था, काठमांडू, अटलांटिक सिटी, न्यूयॉर्क, शिकागो, ज्यूरिक जैसे कई देशों में लगातार इसका आना जाना था और कई लोगों की, कई एजेंसियों की नजर में वो आ चुका था। 1997 में यूएई में एक बार गिरफ्तार भी हुआ और उस समय वो अखिल अहमद आजमी के नाम से डॉक्यूमेंट से उस देश के अंदर आया हुआ था। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ समय बाद उसे अबू धाबी से हामिद आतिक नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट रखने पर फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहां से वो भागकर केन्या निकल जाता है। अब अमेरिका की जो एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो उसकी तलाश में थी और इसके लिए लगातार सीबीआई के साथ संपर्क में थी। उसे इंटरनेशनल फ्यूजिटिव ट्रैकिंग सिस्टम में डाल दिया गया था और उसके ईमेल इंटरसेप्ट करने के साथ साथ एफबीआई जो है उसके कनेक्शन एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ है, उसके सबूत इवेंचुअली एफबीआई को मिलते हैं और ये सबूत जो है भारतीय पुलिस को सीबीआई को सौंपे जाते हैं। अबू सलेम के साथ साथ अब मोनिका बेदी की भी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी। कहानी थोड़ी और पेचीदा होने वाली थी और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत में एक मोस्ट वांटेड इंसान को पोर्तुगल पुलिस या एफबीआई क्यों ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं बताता हूं। जब इसकी ट्रैकिंग शुरू हुई थी तो ये पता चला था कि ये 3 फोन्स जो है, मोबाइल फोन जो है इस्तेमाल करता है और 2 सैटेलाइट फोन्स हैं इनका इस्तेमाल करता है। तो उनकी ट्रैकिंग जो है शुरू करी जाती है। ट्रैकिंग की मदद से पता चलता है कि ये पोर्तुगल में रह रहा है मोनिका बेदी के साथ। इन्फॉर्मेशन मिलते ही दूसरी एजेंसी के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है और तैयारी करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है कि किस तरीके से इसे अरेस्ट किया जाएगा। फरवरी 2002, सितंबर 2002 में ये अरेस्ट हुआ था, पर फरवरी 2002 में ही पोर्तुगल पुलिस को इसकी सारी की सारी जानकारी भेज दी गई थी। एफबीआई का इंटरेस्ट इसलिए था अबू सलेम के अंदर क्योंकि उनको इस बात का शक था कि अबू सलेम के कनेक्शन जो है वो अलकायदा से जुड़े हुए थे। अब वो पेंच कैसे बैठा? वो पेंच इसलिए बैठा कि अबू सलेम ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे ये उसी इंसान के द्वारा बनवाए गए थे जिस इंसान ने 9/11 का जो हमला हुआ था मुंबई यूएस के ट्विन टावर्स के ऊपर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे ये उसी इंसान, उसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसी गिरोह के द्वारा बनाए गए थे। और यही वो वजह है कि एफबीआई को ये शक था कि इसके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अलकायदा के साथ कनेक्शन है। दूसरा ये भी था कि इसके जो ईमेल्स इंटरसेप्ट किए गए थे उसमें कई ईमेल्स जो है कराची पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान का अलकायदा से एज इट इज कनेक्शन था। आखिरकार ओसामा बिन लादेन को घर में दामाद बना के पाकिस्तान नहीं रखा था। वियर्ड चीज लेकिन सामने ये आती है कि ये जो ईमेल्स अबू सलेम को मिल रही थी और कुछ पैसा भी उसको भेजा गया था, वो भेजने वाला और कोई नहीं, एक समय का इसका कट्टर दुश्मन छोटा राजन था।
गिरफ्तारी के बाद ही मोनिका बेदी का नाम जो है अबू सलेम के साथ जोड़ा जाने लगा था, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बॉलीवुड में पहले भी चर्चाएं थी कि मोनिका बेदी के बॉलीवुड के साथ कनेक्शन है, पर कभी भी किसी ने खुल के इसके बारे में बात नहीं करी। इन दोनों को खैर अरेस्ट किया जाता है। मोनिका बेदी के बारे में और आगे बात करेंगे, पर आपको एक रोमांटिक स्टोरी बताने की कोशिश करता हूं मैं मोनिका बेदी और अबू सलेम के बीच की। 18 सितंबर 2004 को इन्हें अरेस्ट किया गया था। उस समय अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई ऐसे तथ्य सामने आए और उस समय इन दोनों से रिलेटेड कई ऐसे तथ्य सामने आए जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि एक्चुअली में दिस इज अ कंप्लीट लव स्टोरी। एक किस्सा है, वो आपको वर्ड टू वर्ड सुनाने की कोशिश करता हूँ, गौर फरमाना उसके ऊपर। पोर्टुगल जेल में ऊंची दीवारें, दरवाजे और संतरी तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद वार्ड्स के बीच संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं होता था, यानी जो लोग वहां पे प्रिजन में रहते थे। इसी जेल के दौरान मोनिका बेदी और अबू सलेम का रिश्ता और ज्यादा इमोशनल रूप से सामने आता है। मोनिका बेदी अबू सलेम को लंबे लंबे खत लिखा करती थी। हर खत के अंत में वो खुद को तुम्हारी गुड़िया लिखा करती थी। इन पत्रों में बेहद भावुक और रोमांटिक बातें होती थी। प्यार, समर्पण और साथ रहने की कस्में हुआ करती थी। कई बार तो खतों में स्केच भी बनाती थी और वो अपने जज्बातों को तस्वीरों के जरिए जताती थी। कुल मिलाकर पोर्टुगल की जेल के दौरान उनका रिश्ता एक तरफ डर, असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य से घिरा हुआ था, तो दूसरी तरफ खतों के जरिए बताया गया था कि किस तरीके से भावनात्मक जुड़ाव भी उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। एक खत में मोनिका बेदी ने कुछ लिखा था, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो बात कही वो पूरे यकीन से कही। जब तुम भी सोचोगे तो मानोगे, मुझे यकीन है इसका। मुझे मालूम है बाबू, तुम्हें बचपन से इस्लाम ही सिखाया गया है और मुस्लिम लोगों के बीच रहे हो या हिंदुओं के, लेकिन हिंदू कुछ नहीं है, न पंजाबी न सिख, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ दिनों बाद जब मुझे पूरा यकीन हो जाएगा तो मैं क्रिश्चियन धर्म अपना लूंगी। सॉरी, इस वक्त तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जल्द तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। खत में आगे फिर मोनिका बेदी लिखती है, मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहती, मैं चाहती हूं तुम खुद सीखो और समझो। सच्चाई तुम्हें खुद ही दिख जाएगी, लेकिन प्लीज खुले दिल से समझने की कोशिश करना, बेमन से नहीं। तुम्हें सच लिख रही हूं, मैं बहुत सी चीजों के लिए तुमसे नाराज थी, लेकिन जब तुम आने पर मुझसे गले मिले तो बहुत अजीब सा लगा। कुछ ठीक से बता नहीं सकती। ओ बाबू, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें रोता देख खुदा को तुम पर तरस आ गया और तुम उनसे गले मिल गए। उस दिन तुम अपनी गुड़िया, जैसा अबू सलीम मोनिका बेदी को कहते थे, उस दिन वो उससे गले नहीं मिले और खुदा से मिले। जब अबू सलीम जवाब नहीं देता था खतों का, तो इंतजार करते करते वो उसे बार बार लगातार एक ऑब्सेस्ड लवर की तरह चिट्ठियां लिखा करती थी और उसमें लिखा करती थी, माई लव, तुम कहाँ हो? तुम्हारी तरफ से कोई लेटर नहीं आया, तुम्हारी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम्हें तुम्हारी गुड़िया की याद नहीं आती? एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिग्ना वोरा, वो उस समय इस केस की रिसर्च कर रही थी और एक किताब भी लिख रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक ऑब्वियसली काफ़ी मटेरियल पढ़ा और ये चिट्ठियों का जो सिलसिला है उनके भी सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो मैं आपके सामने कोट करके आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें जिग्ना वोरा कहती हैं, उस दौरान अबू सलीम को पोर्टुगल से एक्स्ट्राडाइट किया गया था, तो जो उसके कागज थे, चार्जशीट, फैक्चुअल पेपर्स, केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, उन पर मैंने एक स्टोरी करी। साथ ही मैं अबू सलीम पर एक किताब भी लिख रही थी जिसका नाम था माई नेम इज अबू सलीम। ये किताब मैं लेखक एस हुसैन जैदी के साथ को राइट कर रही थी, लेकिन फिर जब मेरे ऊपर केस हुआ तो मैं जेल गई, तो उस वजह से मेरे नाम पर वो किताब नहीं छपी। अब जिग्ना वोरा को भी अरेस्ट किया गया था। किताब को लिखने के दौरान ही अबू सलीम पर रिसर्च की थी, काफी डॉक्यूमेंट्स खंगाले थे जिसमें पोर्टुगल की कोर्ट के पेपर्स भी शामिल थे। तभी मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने को मिला। पोर्टुगल जेल में इन दोनों को अलग अलग रखा जाता था, तो दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे, कम्युनिकेशन किया करते थे, एक सेल से दूसरे सेल तक प्यार के खत भिजवाते थे। और इस बात का खुलासा मैंने ही किया था, मैंने ही ये स्टोरी सबसे पहले ब्रेक करी थी। अब मोनिका बेदी और अबू सलीम के लिए अलग अलग रहना मुश्किल था। खतों से ये साफ था कि दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन फिर जेल में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मोनिका बेदी ने अबू सलीम से रिश्ता खत्म करने का डिसीजन लिया। आगे की जो कहानी है इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना, और किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जाता है और मोनिका बेदी ने किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला, और आपकी सोसाइटी इतनी वाहियात है कि आतंकवादी का साथ देने वाली, उसके साथ रहने वाली, मर्डर में ऑलमोस्ट शामिल थी, ये जिस चीज को छुपाया जा रहा है आप लोग से, उस लड़की के द्वारा एक विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को ये बताने की कोशिश करी गई कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, आई डिड नॉट इवन नो दैट ही वाज अ टेररिस्ट। जी हाँ, ये मोनिका बेदी के द्वारा कहा गया। आगे वीडियो में आपको इसकी जानकारी आराम से समझ में आएगी।
मोनिका बेदी ने अलग होने का इशारा करते हुए एक आखिरी चिट्ठी लिखी और उस आखिरी चिट्ठी के अंदर 1968 में एक फिल्म आई थी सरस्वती चंद्र, उसका एक गाना लिखा। उसकी 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, मैं मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। पहले मोनिका बेदी और अबू सलेम को 18 सितंबर 2004 को 4 से 10 नवंबर 2005 तक पोर्तुगल के जेल में रखा गया और उसके बाद उन्हें भारत एक्सट्राडेट किया गया। सज़ा खत्म होते होते मोनिका बेदी और अबू सलेम के ख़तों का सिलसिला जो है ख़त्म हो चुका था। दोनों को 11 नवंबर 2005 को एक ही चार्जशीट के दौरान में नाम डाल के भारत लाया गया था। प्लेन में चढ़ते समय इन दोनों का आमना सामना पहली बार एक दूसरे से 1.25 साल में पहली बार ये हुआ था। अबू सलेम मोनिका बेदी को देखते ही भावुक हो जाते हैं, पर मोनिका बेदी अपनी नजरें नीचे टिकाई हुई कुछ नहीं कहती है, अबू सलेम की तरफ देखती भी नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि मोनिका बेदी जो है अबू सलेम से नजरें चुरा रही थी? आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि मोनिका बेदी ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो अबू सलेम के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती? क्या मोनिका बेदी की अंतरात्मा जाग चुकी थी? क्या मोनिका बेदी एक ऐसा ड्रामा खेल रही थी जिसके माध्यम से वो ये चाहती थी कि सारा का सारा ठिकरा जो है अबू सलेम के माथे पर फुटे और इनके ऊपर कोई भी आंच ना आए? टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसा हुआ। अब वो कैसा हुआ वो मैं आपको आगे में किस तरीके से आतंकवादी से कनेक्शन रखने होने के बावजूद भी लोगों को किस तरीके से नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, उसका एग्जाम्पल आपको आगे के भाग में इस वीडियो में पता चलने वाला है। मैंने आपको बताया 11 नवंबर 2005 को मोनिका बेदी और अबू सलेम को पोर्तुगल से भारत डिपोर्ट किया गया, एक्स्ट्राडाइट किया गया। अब क्या क्या संहिताएं लगाई गई वो आपको पढ़ के बता देता हूं मैं, ताकि कोई गलती ना हो। मोनिका बेदी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 419 यानी छल से प्रतिरूपण और 420 यानी धोखाधड़ी और पासपोर्ट अधिनियम 1967 सेक्शन 12 के अंतर्गत जो है सारे के सारे मामले दर्ज किए जाते हैं। पोर्तुगल में रहते हुए सजा काट चुकी मोनिका बेदी के ऊपर भारत में नया केस शुरू होता है। 29 दिसंबर 2006 को इंडियन कोर्ट जो है पासपोर्ट एक्ट की धारा के अंतर्गत इनको दोषी मानती है। उसके अलावा इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगता है और यही वो वजह है कि इन्हें पहले हैदराबाद में और उसके बाद भोपाल की जेल में रखा गया था। अब जो महिला एक आतंकवादी के साथ रह रही थी उसके साथ इतना लचर व्यवहार क्यों? हमारी जुडिशरी है ऑब्वियसली इसी तरीके का व्यवहार करती है, वी ऑल नो दैट। अब अबू सलेम से लेकिन किस तरीके से मोनिका बेदी ने ये कहा कि अबू सलेम से रिश्ता होने के कारण उसने एक भारी कीमत चुकाई, वो एक हास्यास्पद किस्सा है, फिर भी सुना देता हूं। मोनिका बेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, एंड आई कोट हर डायरेक्टली, पोर्तुगल की जेल में साफ कमरे और ठीक ठाक बिस्तर थे, लेकिन यहां मुझे खुले टॉयलेट के सामने फर्श पर सोना पड़ा। यहां पे इनकी डिमांड थी कि इनको एक लग्जरी बाथरूम मिलना चाहिए था, लग्जरी सेल मिलनी चाहिए थी। मुझे जमानत नहीं मिली, जबकि हत्या के मामलों में आरोपी महिलाओं को मिल गई थी। मुझे अबू सलेम से प्यार करने की कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार 2007 में मुझे जमानत मिल गई। 2010 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सजा को उतनी अवधि तक सीमित कर दिया जितने में मैं पहले जेल काट चुकी थी। लेकिन तब तक खुशी की अहमियत खत्म हो चुकी थी, सजा तो मैंने काट ही ली थी, क्या वो साल मुझे वापस मिल सकते हैं? यानी इनको दिक्कत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितना टाइम ये जेल में रही उतना टाइम सफिशिएंट है, इसके आगे इनको और कोई जेल नहीं होनी चाहिए। उसमें भी इनको दिक्कत थी, इवन व्हेन शी ट्रैवल विद फेक फकिंग पासपोर्ट। आप ये क्लेम कर सकते हो कि मैं अबू सलेम को नहीं जानती थी, वो टेररिस्ट था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, डिटेल दूंगा आपको मैं आगे। पर आपको ये तो पता था कि आप फेक पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, आप उस पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो जो आपका असली नाम है, आपके जन्म से आपको दिया गया है। उसके बावजूद भी विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है वो कोई इन बॉलीवुड के लोगों से सीखे। एनीवेज, एक चीज और बताता हूं आपको जो ये साबित कर देगा कि मोनिका बेदी को बचाने की भरसक कोशिश करेगी। ये खबर सामने आई और इस खबर को छुपाने की कोशिश करी गई कि डायरेक्टर मुकेश दुग्गल की जब मौत हुई थी, उनकी जब हत्या करी गई थी, तो उस जगह से, जिस जगह इनकी हत्या करी गई थी, उस जगह से मोनिका बेदी का फोन मिला था। लेकिन उस फोन को वहां से जो एविडेंस के तौर पर जब्त किया जाता है वहां से निकाला गया था और उस काम के लिए 18 लाख रुपए की जो है घूस दी गई थी। अब वो घूस किसके द्वारा दी गई थी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट काफी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस बात का खुलासा किया था। मोनिका बेदी के खिलाफ पुलिस को सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंटेशन के केस के अलावा और कोई सबूत मिले नहीं और इसके चलते उनके ऊपर कोई केस हुआ नहीं।
मोनिका बेदी का ये कहना है कि जिस समय वो अबू सलेम के साथ भारत से भागी थी, उस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये अबू सलेम है, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में इसका नाम आया हुआ है, ये भारत से फरार है। मैं नहीं जानती थी कि जिस शख्स से मेरी बातचीत हो रही है वो आतंकवादी है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इंसान भारत में रह चुका है, एक सर्टन एज का है, मुंबई से स्पेसिफिकली जिसका ताल्लुकात है, वो अबू सलेम को ना जानता हो, वैसा हो ही नहीं सकता। हम हो सकता है टाइगर मेमन की फोटो को ना जानते हो, हम हो सकता है कि छोटे जो अपराधी थे उनकी फोटो ना, उनकी शक्ल ना जानते हो, पर दाऊद इब्राहिम कैसा दिखता है, अबू सलेम कैसा दिखता है, ये हर कोई जानता था। तो मोनिका बेदी का ये कहना कि मैं अबू सलेम को नहीं जानती थी, मैं उसे नहीं पहचानती थी, ये बिल्कुल बेकार मनगढ़ंत स्टोरी है। जिस समय मोनिका बेदी को पोर्तुगल की जेल में रखा गया था, उस समय उन्हें अबू सलेम के खिलाफ जो है चार्जशीट दिखाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि इस इंसान का नाम अबू सलेम है, दूसरा नाम पता था अरसलान इसको। इस इंसान का नाम अबू सलेम है और ये एक आतंकवादी है और भारत में से 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। ये वो वजह थी जिसकी वजह से मोनिका बेदी ने वो खत लिखा था लिरिक्स के साथ कि दिस इज द एंड माय फ्रेंड। भारत लाए जाने पर अबू सलेम और मोनिका बेदी को अलग अलग जेल में रखा गया। मोनिका बेदी हैदराबाद की जेल में जब थी तो अबू सलेम के द्वारा जेल से उन्हें महंगे महंगे तोहफे भेजे जाते थे, फूलों के गुलदस्ते भेजे जाते थे। पर मोनिका बेदी ने कभी भी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया और कभी भी उसके साथ दोबारा कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी, उसको कभी भी रिप्लाई नहीं किया। मोनिका बेदी अब डिसाइड कर चुकी थी कि अब मेरी सारी अय्याशी खत्म हो चुकी है, जो बेनिफिट मुझे इसके साथ मिल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, दुनिया देश विदेश घूमना, लग्जरी लाइफ सब खत्म हो चुकी है, तो इट्स बेटर कि मैं इससे अलग हो जाऊं। किसी भी इंसान को, और हो सकता है उनके लॉयर ने भी इस बात को बताया हो कि आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट का केस मिल सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट में आपका कोई हिस्सा नहीं, किसी का कत्ल आपने किया नहीं, किसी साजिश का आप शामिल रहे नहीं, तो आपको ज़्यादा कोई सज़ा होगी नहीं। तो अपना फ़ायदा देखते हुए मेरी जान तुम्हारी गुड़िया कहने वाले इस बंदे ने अबू सलेम का हाथ छोड़ दिया। अबू सलेम ने लेकिन एक दावा किया। अबू सलेम ने यह कहा कि साल 2000 में लॉस एंजलिस की एक मस्जिद में मैं मोनिका बेदी के साथ निकाह कर चुका हूँ। मोनिका बेदी ने इन सारे इल्ज़ामों को खारिज किया। अरविंद चौधरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबू सलेम के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि उनके पास अबू सलेम का और मोनिका बेदी के निकाहनामा का जो है वो सबूत जो है मौजूद है। अब अबू सलेम कितना बड़ा शातिर है ये आपको वीडियो में और आगे पता चलेगा, और आप एक ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। यू विल बी फ्लैबरगास्टेड कि कैसे। वो कहानी एक ट्रेन के डिब्बे में हुई थी। ट्रेन का डब्बा ध्यान रखना, जब उस पोर्शन में पहुंचूंगा आपको पता चल जाएगा। उसके पहले एक बार आपको मोनिका बेदी की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि दे देता हूँ। 18 जनवरी 1975 मोनिका बेदी का जन्म होता है पंजाब के होशियारपुर के अंदर। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी हुई ये बच्ची 1 वर्ष की उम्र में लेकिन पंजाब छोड़ के चली जाती है, क्योंकि इसके पिताजी जो है नॉर्वे जाते हैं और वहाँ पे कपड़े का बिजनेस शुरू करते हैं। वहीं पे इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुकी है। देखने में बहुत खूबसूरत, टीनेज में इनकी तुलना जो है सायरा बानो से करी जाती थी। इनको डांस का बड़ा शौक था, तो कमरा बंद करके अक्सर घंटों घंटों तक थिरका करती थी। भाई इनकी मदद करते थे और माधुरी दीक्षित की जो डांस की सीरीज हुआ करती थी वो इनको ला के दिया करते थे और ये उनको देखकर डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। हर वर्ष अपनी टीनेज की उम्र में मोनिका बेदी का भारत आना जाना लगा रहता था। साल 1995 था जब वो भारत आई, तो उन्होंने वहां रहकर गोपी कृष्ण डांस अकेडमी है, वहां पे उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मनोज कुमार से। मनोज कुमार इन्हें देखकर, इनकी खूबसूरती को देखकर बड़े प्रभावित होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो इन्हें लेकर अपने बेटे कुणाल को लॉन्च करते हुए एक फिल्म बनाएंगे। मोनिका ने एक्टिंग कोर्सेज भी शुरू किए, हालांकि ये फिल्म कभी बनी नहीं। इसी बीच उन्हें दूसरी फिल्में मिलने लगी। पहली फिल्म मिली साउथ की एक ताजमहल, जिसके बाद इन्होंने सैफ अली खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ, कई अलग अलग एक्टर्स के साथ जो है काम करना शुरू किया। फिर आया साल 1998। 95 से 98 के बीच में 2-4-5 फिल्में, 6-7 फिल्में कर चुकी थी ये। करियर, ऐसा कहा जाता है कि करियर बुलंदी पर था, पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि शी वॉज नॉट अ गुड एक्ट्रेस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें फिल्मों के ऑफर दे रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर ये अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी तो आखिरकार इन्हें फिल्मों के ऑफर कैसे मिल रहे थे। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। समझ रहे हो? बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, एंड दिस मैन वॉज गोइंग टू बी अबू सलीम। एक बार इनके पास एक फ़ोन आता है और वो इंसान कहता है कि मेरा नाम अरसलान है, मैं दुबई का रहने वाला हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आके एक परफॉर्मेंस दें। मोनिका बेदी दुबई जाती है, दोनों की अच्छे से बातचीत होती है और जब वो भारत लौटती है तब तक इनकी और अरसलान की दोस्ती हो जाती है।
भारत आने के बाद अरसलान इन्हें हर आधे घंटे पे फ़ोन किया करता था। लंबी बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे ये जो दोस्ती है प्यार में तब्दील हो जाती है और मोनिका बेदी अरसलान के पैसे पे दुबई आना जाना करना शुरू कर देती है। मैं यहाँ पे मोनिका बेदी को गोल्ड डिगर नहीं कहना चाहता क्योंकि अपेरेंटली गोल्ड डिगर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर किसी को प्यार होता है। मोनिका बेदी को भी एक अबू सलेम नाम के इंसान से, जो कि देखने में अच्छा नहीं था और मोनिका बेदी खुद इतनी खूबसूरत थी, पर फिर भी उन्हें प्यार हो गया था। अरसलान के पैसे से उसे कोई मतलब नहीं था। लग्जरी लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं था। दुबई घूमना, अलग अलग शहरों में जाना, शॉपिंग करना, 5 स्टार्स में एंजॉय करना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। प्यार इंपॉर्टेंट था। कुछ समय की मुलाकातों के बाद इवेंचुअली अरसलान कहता है कि मेरा नाम अरसलान नहीं, मेरा नाम अबू सलेम है। मोनिका बेदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान 25, 26, 30 वर्ष की 25 कितनी 75 में बॉर्न हुई थी ये, 98, 99 की बात है ये। 23-24 साल की लड़की को क्या ये नहीं पता था कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में एक इंसान का नाम काफ़ी प्रचलित है जो है अबू सलेम। और अगर वो ये क्लेम करना चाहती है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, तो ये एक वाहियात स्टोरी है। एनीवेज, अबू सलेम को ये कहती है कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे मिलना कंटिन्यू करती है। मोनिका बेदी के सामने अबू सलेम ने एक तस्वीर खींची। तस्वीर ये कि वो उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवा सकता है और प्रोजेक्ट्स दिलवाए भी। मुकेश दुग्गल, जिनका मर्डर किया गया था, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। अलग अलग डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे प्रेशर डाला गया और इन्हें फिल्मों में काम दिलवाना शुरू किया गया। टैलेंट की कमी थी, फिल्में चल नहीं रही थी, एक्टिंग आती नहीं थी, पर लोग डर रहे थे। और लोगों ने लेकिन फिर भी धीरे धीरे इससे मोनिका बेदी से कन्नी काटनी शुरू कर दी, बिकॉज दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट शी इज बैड न्यूज। अब अबू सलीम की सच्चाई जब पता चली और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बारे में लोगों का और जर्नलिस्ट का क्या कहना है ये आपको बता देता हूँ। जब मोनिका को अबू सलीम की असल पहचान का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के बीच रिश्ता उस हद तक पहुंच चुका था कि शादी की बातें होने लगी थी और अबू सलीम ये दावा करने लगा था कि वो सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड एक ऐसी अंधेरी गली है कि एक बार आप उसके अंदर गए तो वापस नहीं आ सकते। मोनिका बेदी ने कई राज फिल्म फेयर को दिए एक पुराने इंटरव्यू के दौरान खोले, और मैं मोनिका बेदी के इंटरव्यू को कोट कर रहा हूँ। कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता। आप फिर डिसाइड करना कि ये महिला कितनी सच्ची, कितनी झूठी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके आसपास हमेशा गार्ड रहते थे। ये मुझे अजीब तो लगा, लेकिन उसने कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। वह बहुत बंद स्वभाव का था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वह शादीशुदा है और तलाक का प्रोसेस चल रहा है। फिर किसी कारण में उसे अमेरिका जाना पड़ा। वो चाहता था कि मैं तुरंत उसके साथ अमेरिका आ जाऊं। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस नहीं आ सकती। पुलिस को पता था कि अबू सलीम एक एक्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और वो मेरी पहचान जानते थे। अबू सलीम को डर था कि मुझ पर दबाव डालकर वो उस तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उसने मुझे लौटने नहीं दिया। ये वही टाइम फ्रेम है जिसके बारे में अबू सलीम ने कहा था कि इसी ट्रिप के दौरान पे उसने इसके साथ निकाह किया था। मोनिका बेदी फिर अबू सलीम की बुराइयां करते हुए कहती है कि वो एक चिड़चिड़ा और गुस्सैल इंसान था, पर चूंकि इनको प्यार था, ये गोल्ड डिगर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। मैं अमेरिका में उसके साथ 1 साल से ज़्यादा रही। बीच बीच में वो दुबई जाता था और मैं अपने माता पिता से मिलने नॉर्वे चली जाती थी। लेकिन हमारे बीच मतभेद बढ़ने लगे। वह बुरा इंसान नहीं था। एक टेररिस्ट के बारे में इस महिला ने जेल से निकलने के बाद फिल्म फेयर को दिए हुए इंटरव्यूज में ये कहा कि वो बुरा इंसान नहीं था। क्या मोनिका बेदी जो ये कह रही थी कि अबू सलीम बुरा इंसान नहीं था, क्या ये बात जाके उन लोगों के परिवारों के मुंह पे कह सकती थी जिन्होंने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में अपने परिवारजनों को खोया? ये महिला जो ये कहती है कि मुझे अबू सलीम के बारे में कुछ पता नहीं था, जब इसे 2000 में ये पता चल चुका था कि अबू सलीम कौन है, तो ये क्यों नहीं उसे छोड़कर आ गई? पर जैसे कि मैंने कहा, गोल्ड डिगर नहीं थी, प्यार करती थी। आगे बढ़ते हैं। वो बुरा इंसान नहीं था, पर उसकी सोच अलग थी। वो हावी रहने वाला स्वभाव का था। उसने ताकत और लोगों को कंट्रोल करने वाली जिंदगी जी थी, इसलिए वो हर चीज अपने तरीके से चाहता था। दबावों के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। मुझे समझ में आ गया कि हम साथ रहने के लिए बने ही नहीं थे। मैं अपने पेशे में वापस लौटना चाहती थी, लेकिन उसने इजाजत नहीं दी थी। उसे डर था कि मेरे जरिए उसका ठिकाना पता चल जाएगा। उसी इंटरव्यू में ये आगे कहती है, ऐसा नहीं था कि उसने मुझे बंदूक की नोक पर बंधक बना रखा था। वो तो फिल्मों जैसी कहानी होती। लेकिन कई बार मैं उससे दूर भागकर कुछ दिनों के लिए होटल में रही, फिर वो मुझे वापस ले आता। कभी कभी मैं खुद भी लौट आती, लेकिन वो फ़ोन पर होता और कहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो। वो कहता कि वो सब कुछ छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहता है। मुझे लगा कि कम से कम हालात संभलने तक मुझे उसके साथ रहना चाहिए।
आप कह सकते हैं कि ये मजबूरी, डर और प्यार सबका मिला जुला असर था जिसकी वजह से मैं उसके साथ रही। मैं उससे प्यार भी करती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। पैसे, डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट की जरूरत होती है। मोनिका ने फिर इंटरव्यू में आगे कहा, लोगों को लगता था कि उसके बाद बहुत पैसा है इसलिए मैं राजकुमारी जैसी जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने सिर्फ मुश्किलें और संघर्ष ही देखे। हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। मैं उसके लिए खाना बनाती, सफाई करती और कपड़े धोती थी। दरअसल खाना बनाना भी मैंने उसी से सीखा। अगर मैंने अच्छी जिंदगी देखी तो वो अपने माता पिता के घर में या अपनी मेहनत की कमाई से ही देखी। लोग कहते थे वह उसके साथ पैसे के लिए है, लेकिन पैसा कहाँ था। मुझे मुश्किलों से शिकायत हुई। तकलीफ उसके एग्रेसिव और चिड़चिड़े व्यवहार से थी। मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर मैं इस सब में कैसे फंस गई। बट देन अगेन शी वॉज नॉट अ गोल्ड डिगर, शी वॉज इन लव। मोनिका बेदी ने अपेरेंटली फिर ये कहा कि जब वो पोर्तुगल में अरेस्ट हुई तो वो काफी खुश थी कि आखिरकार अब वो भारत लौट जाएंगी। हो सकता है ये एग्जैजरेशन हो और आप कहोगे कि इतना इजी नहीं होता है, बट ऑल शी हैड टू डू वाज वन डे शॉपिंग के बहाने से इंडियन एम्बेसी के कॉन्सुलेट जाती, वहां पे अपना दुखड़ा बताती और भारत वो आ सकती थी। पर नहीं, शी डिसाइडेड टू स्टे विथ हिम। इस महिला के लिए मेरे मन में कोई सिंपैथी नहीं है, बिकॉज शी इज नथिंग बट अ मैनिपुलेटिव लिटिल गोल्ड डिगर। हियर आई सेड इट। फिर आगे ये कहती हैं, मैंने उसे चिट्ठियों के जरिए साफ कह दिया कि मैं अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन उसे भरोसा था कि वो मुझे मना लेगा। उसने लिखा, तुम मुझे उस मोड़ पर नहीं छोड़ सकती, तुम मुझे इस मोड़ पर नहीं छोड़ सकती। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, उसका प्यार सच्चा था, उसमें कोई चालाकी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति आ गई थी कि मैं निडर हो गई थी। अब अबू सलेम को कितना ज्यादा प्यार था इनसे गहरा, वो ट्रेन के डब्बे की स्टोरी से आपको पता चलेगा। फिर से आपको कह रहा हूँ, ट्रेन का डब्बा जब आए थोड़ा गौर फरमाना। जब मैंने अपने माता पिता को नॉर्वे से पोर्तुगल सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ क्या किया है। साल 2007 में मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट के इस केस में जमानत मिल जाती है। जमानत में शर्त यह रखी गई थी कि वो मुंबई में नहीं रहेंगी और उन्हें अपने परिवार के साथ पंजाब में रहना होगा। लेकिन मोनिका कुछ समय बाद में ऐसा उन्हें फील हुआ कि मैं परिवार के ऊपर बोझ बन गई हूँ, मुझे फिर से काम करना चाहिए। तो कहानी इन्होंने जो इंटरव्यूज में बताई है उसको सुनकर आप हंसोगे और आपको यकीन नहीं होगा। मुंबई आती है, मुंबई में काम ढूंढने की कोशिश करती है। इनिशियली कोई काम नहीं देता है। मुंबई में इन्हें कोई घर नहीं दे रहा था। जैसे ही किसी को पता चलता कि ये मोनिका बेदी अबू सलेम वाली है, कोई घर देने को राजी नहीं होता था, जो कि सही भी है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से आतंकवादी को अपने घर में दोबारा बैठा ले। इवेंचुअली एक मुंबई में एक घर मिलता है और ये कहते हैं कि मैं फर्श पे 2-3 गद्दे ला के, कुछ बर्तन ला के मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी और मुझे लगा कि शायद अब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हाय मेरी अबला नारी। अबला नारी को साल 2008 में जमानत पर है 2008 में बिग बॉस रियलिटी शो सीजन 2 में जाने का मौका मिलता है। सीजन 2 में जाती है, जिसे देखकर अबू सलेम काफी भड़का भी था और राहुल महाजन के साथ, जो कि प्रमोद महाजन के बेटे थे पॉलिटिशियन के, उनके साथ इसकी नजदीकियां देखकर काफी भड़का भी था। और उसने ये कहा था कि अगर राहुल महाजन के साथ ही अपनी जिंदगी कुछ बिताना चाहती है तो उसे पहले मुझसे तलाक लेना होगा, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर मेरी बीवी है, मेरी खातून है। मोनिका बेदी लगातार इस शादी के इल्जाम से, क्लेम से जो है बार बार रिजेक्शन मार रही थी। और जिग्ना वोरा, जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके साथ गाड़ी में बैठ के एक इंटरव्यू दिया था। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कन्वर्सेशन क्या हुआ था। मैंने चलती गाड़ी में बैठकर उनका इंटरव्यू लिया था, ये जिग्ना वोरा का कहना है। जब मैंने उनसे अबू सलेम से रिश्ते पे सवाल किया तो वो इस बात से मुकर गई। उन्होंने हर सवाल का जवाब ना में दिया। वो डिनायल मोड में थी अबू सलेम से अपने रिश्ते को लेकर। लेकिन आज भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो ये सूत्र बताते हैं कि दोनों साथ में थे और कैसे उन्होंने दुबई छोड़कर पोर्तुगल में साथ रहने का प्लान बनाया था। बिग बॉस के बाद मोनिका बेदी को बहुत सारे रियलिटी शोज में काम करने का मौका मिला। टीवी शोज में भी नजर आई। टीवी शो एक बंधन था जहां पे इन्होंने कुछ नेगेटिव रोल किया था। संजय लीला बंसाली के साथ तक काम कर चुकी हैं उनके किसी डॉक्यूमेंट्री में या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कि इनको काम नहीं मिला। और यहाँ पे मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सेलिब्रिटीज को सब कुछ अलाउड होता है। एक आतंकवादी से कनेक्शन रखने वाली एक महिला के साथ लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर एक इंसान के ऊपर यह साबित हो जाए कि वो घरों से चोरियां करता है तो उसके साथ आपको कोई बैठेगा भी नहीं आपके साथ। ये दोगलापन किस लिए है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। और उस सोसाइटी की, उस बॉलीवुड की इंडस्ट्री के दोगलेपन से ज्यादा दोगलापन तो मैं हमारी सोसाइटी को मानता हूं, जो ऐसे लोगों को सर आंखों पर बैठा कर रखती है। कई बार हुआ है जहां पे मेरे मुंह से अगर किसी वीडियो में कुछ गलत शब्द निकल गया है तो उसकी वजह से लोगों ने हमें अनफॉलो मारा है कि हाउ कैन यू से दैट।
अगर मैंने किसी फेमिनिस्ट को टारगेट करके कुछ किया है तो कई लड़कियों ने अनफॉलो मारा है कि यू आर मेल पेट्रियार्कल पिग, यू आर मेल शोविनिस्टिक पिग। लेकिन ऐसे लोगों के सपोर्ट में लोग तसल्ली से खड़े रहते हैं, चाहे संजय दत्त हो जिसके पास बंदूकें पाई गई हो, आतंकवाद से उनकी कनेक्शन हो, अनिल कपूर हो जो दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो जिनकी खींची गई हो, और ये महिला जो कि अबू सलेम के साथ प्यार कर रही थी और ये कह रही थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह आतंकवादी है। हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी अलाउ करती है ऐसे लोगों को हर दिन आपके ऊपर थूकने के लिए, और थूकने के बाद भी आप उसको जाके चाट लेते हो। दैट इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। अब आ जाते हैं उस ट्रेन के किस्से की कहानी के ऊपर। समय 2014 का था। पासपोर्ट वाले केस के अंदर ट्रेन से अबू सलेम को लखनऊ लेके जाया जा रहा था। ट्रेन में पुलिस वालों की मौजूदगी में ट्रेन के डब्बे में एक लड़की थी बैठी थी जिसका नाम था मुमरा। मुमरा से इसकी मुलाकात होती है, बातचीत करना शुरू करता है, और ट्रेन के अंदर ही एक काजी मौजूद था, उसकी मदद से निकाह कर लेता है। अब जो इंसान मोनिका बेदी से प्यार करता था वो कितना बड़ा प्ले बॉय निकलता है, वो इस छोटी सी लव स्टोरी से आपको पता चल गया कि मुमरा नाम की इस छोटी सी लड़की से ये ट्रेन में ही निकाह कर लेता है। इसके बाद 2018 में अबू सलेम फिर से एक शादी करना चाहता है और उसके लिए पैरोल की परमिशन मांगता है, जिस अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। 1991 में ये ऑलरेडी एक शादी कर चुका था, तो अपेरेंटली ही वाज ऑलरेडी मैरिड थ्राइस। तो इस्लाम में जो कहा जाता है कि 4 बीवियां, अबू सलेम उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहता था। अबू सलेम आज की डेट में नासिक की जेल में ही है। हत्या के मामलों में उसे दोषी करार दिया गया है, हालांकि उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। उसका कारण यह है कि चूंकि इसे पोर्तुगल से डिपोर्ट किया गया है, एक्स्ट्राडाइट किया गया है, तो वहां पे शर्त ये रखी गई थी कि आप इसे फांसी की सजा नहीं देंगे। और एक्स्ट्राडिशन में ये होता है, कंडीशंस होती हैं जिसको आपको इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना पड़ता है। और यही वो कारण है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा, भारत इसे फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकता। विवेक अग्रवाल, फिर से उनको कोट करना चाहता हूं मैं। उनका यह कहना है कि मोनिका बेदी और अबू सलेम की मोहब्बत की दास्तान बड़ी बन गई क्योंकि वो मोनिका बेदी थी, वो अबू सलेम था। हाजी मस्तान और सोना की कहानी आज भी क्यों कही जाती है? क्योंकि उसमें ग्लैमर जुड़ा हुआ है। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में मेज़बीन जैसी पत्नी के बावजूद उसकी मोहब्बत की कहानियां मंदाकिनी के साथ क्यों कही जाती है? तो मंदाकिनी जो कि अबू सलेम दाऊद इब्राहिम के साथ जिसका कनेक्शन रहा है, उसके बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं बात करूं तो बताना मुझे। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। मंदाकिनी 1000 बार इनकार कर चुकी है, लेकिन उसके इनकार से क्या फर्क पड़ता है? विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी की कहानी भी इसलिए बड़ी बनी क्योंकि ममता एक सेलिब्रिटी थी। एक तरफ कोई सेलिब्रिटी हो तो कहानी अपने आप निगाहों का मरकज बन जाती है। मोनिका और अबू के साथ भी यही हुआ। अब ममता कुलकर्णी आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल है, एक सेमी पॉर्न, एक बी ग्रेड सी क्लास एक्ट्रेस जो कि विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर केन्या में ड्रग रैकेट रन कर रही थी। भारत आने के बाद आपने उसे सनातन का पंडित बना दिया, महाराज बना दिया। बम बोले जय शिव शंकर। आप लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं आई, और जब हमने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए तो आपने हम पर क्वेश्चन उठाए। आतंकवादियों का साथ देने वाले के साथ कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। जो आतंकवाद के साथ था उसकी सजा सिर्फ एक है। अनफॉर्चुनेटली अबू सलेम को वो सजा नहीं मिल सकती, बट सजा सिर्फ एक ही है। आपको पता है क्या? मोनिका बेदी कितना भी कहे कि अबू सलेम के बारे में नहीं जानती थी, अबू सलेम के बारे में हर वो जानकारी उसके पास मौजूद थी जो इस बात को प्रूव करती है कि शी न्यू ही वॉज अ टेररिस्ट, पर देन अगेन शी वॉज नॉट अ गोल्ड डिगर। वो उससे प्यार करती थी और प्यार की वजह से वो उसका साथ नहीं छोड़ पाई। ये है अबू सलेम और मोनिका बेदी की प्रेम कहानी। क्या सोचते हो आप मोनिका बेदी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक अगर वीडियो को देख ही लिया है तो पहली बार अगर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं, और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहो तो चैनल का मेंबर बनकर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। वेरी सून, मैंने कई बार वैसे बोला है, बट इट्स हाई टाइम कि मैं अब मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट निकालना शुरू करूंगा, बिकॉज इफ एट ऑल सम पीपल आर शोइंग मी सपोर्ट, इट्स इम्पेरेटिव कि मैं उनकी वैल्यू रखूं और उनको वो चीज़ दूं जो कि एक एक्सक्लूसिव मेंबर को मिलना चाहिए। पर फिलहाल आज समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी सपोर्ट की उम्मीद रखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।